हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, डिफरेंशियल जो आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज पार्ट 2 पे पहुंचते हैं। आज हम समझने वाले हैं dx अपॉन dt इंस्टेंटेनियस रेट होता है। तो ये dx अपॉन dt डिफरेंशियल होता है। अभी पिछली वीडियो में पढ़ा हमने। dx अकेला इंक्रीमेंट हो सकता है, स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट, और dt स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन टाइम, dx स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो ये कितने नाम हो सकते हैं इसके? तो भाई नाम नहीं है, इसका रोल अलग अलग है। जब हम इसको जनरल वे में देखते हैं तो ये dx बाई dt हमको इंस्टेंटेनियस रेट की तरह दिखाई देता है। जब हम इसको ग्राफ के अंदर देखते हैं तो यही dx बाई dt हमको स्लोप की तरह दिखाई देता है। तो बच्चों, आज हम समझने वाले हैं कि ये dx बाई dt इंस्टेंटेनियस रेट किस तरह से होता है। तो उसके लिए एक वर्ड आ गया यहाँ पे, रेट। आज रेट को समझेंगे और फिर इंस्टेंटेनियस रेट को समझेंगे। वहां से आपको खुद फील हो जाएगा कि dx बाई dt किस तरह से इंस्टेंटेनियस रेट का काम करता है या इंस्टेंटेनियस रेट के इक्वल होता है। dx बाई dt ही इंस्टेंटेनियस रेट है, ऐसा भी कह सकते हैं। चलो, अब पिछली वीडियो में हमने क्या समझा था, थोड़ा सा उसको मैं रिकॉल करता हूं। पिछली वीडियो में हमने समझा कि किसी भी dx क्या है। अगर पिछली वीडियो को ध्यान दें तो उसमें हमने समझा है कि dx क्या है। तो dx कोई फिजिकल क्वांटिटी है x, वो लेंथ हो सकती है, वो किसी का एरिया हो सकता है, वो किसी बॉडी का वॉल्यूम हो सकता है। तो उसमें एक छोटा सा इंक्रीमेंट, छोटा सा कितना, जितना छोटा आप सोच सकते हो उससे भी छोटा, जितना छोटा आप सोच सकते हो उससे भी छोटे इंक्रीमेंट को dx बोला जाता है। तो आप इसको कह सकते हैं स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको क्या बोला था हमने वहां पे? इनफाइनाइटसिमल चेंज या इनफाइनाइटसिमल इंक्रीमेंट, चेंज कह लो या इनफाइनाइटसिमल इंक्रीमेंट कह लो, इंक्रीमेंट कह लो। तो किसी भी क्वांटिटी में सबसे छोटा चेंज जो हो सकता है वो पिछली वीडियो में हमने समझा था, वो dx हो सकता है। ठीक है, x में dx एरिया है तो उसमें सबसे छोटा चेंज जो हो सकता है, सबसे छोटा जो इंक्रीमेंट हो सकता है वो dA। ऐसे ही एरिया है तो उसका छोटा चेंज, एरिया के अंदर छोटा चेंज क्या हो सकता है? dA। ऐसे ही प्रेशर के अंदर सबसे छोटा चेंज क्या हो सकता है? dP। ठीक है, तो ये dA dP ये सब इंक्रीमेंट है, बहुत छोटा चेंज है। पिछली वीडियो में हमने इसको समझा था। ठीक है, ऐसे ही वहां पे था dt। dt क्या था? इनफाइनाइटसिमल चेंज इन टाइम, टाइम के अंदर। वहां पे dx को मैंने लेंथ मान रखा था, लेंथ के अलावा भी कुछ और हो सकता है। तो dx तो हुआ इनफाइनाइटसिमल चेंज या इंक्रीमेंट इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी। और dt क्या हुआ था वहां पे? इनफाइनाइटसिमल चेंज इन टाइम या इनफाइनाइटसिमल इंक्रीमेंट इन टाइम। तो ये था वहां पे। अब फिर हमने किया था इनका रेशो, कि भाई हमने इसको कैसे समझा था, इससे डिफरेंशियल कैसे बनता था। वो बनता था कि dt टाइम में बच्चों dx का चेंज हुआ, छोटे से टाइम में, छोटा जहां मैं बोलूंगा ना वो इनफाइनाइटसिमल, इनफाइनाइटसिमल का मतलब होता है बहुत छोटा, जितना आप सोच सकते हो उससे भी छोटा, जितना सोचा उससे भी छोटा। तो इनफाइनाइटसिमल चेंज में, टाइम के चेंज में x में कितना चेंज हुआ? इनफाइनाइटसिमल चेंज dx। dt टाइम में dx का चेंज हुआ तो वन टाइम में कितना चेंज हुआ? dx अपॉन में dt। इसी को कहते हैं आप डिफरेंशियल या डेरिवेटिव। इसी को बोलते हैं बच्चों हम इनफाइनाइटसिमल चेंज अपॉन में, इस इनफाइनाइटसिमल चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी
अपॉन में इनफाइनाइटसिमल चेंज इन टाइम, इसको बोल लेते हैं हम वहां डेरिवेटिव। ठीक है, अपॉन में टाइम के साथ में आप इसको जज कर रहे हैं, टाइम के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं डेरिवेटिव को, विद रेस्पेक्ट टू टाइम लिखेंगे। यहां नीचे कुछ और भी हो सकता है, ये dy भी हो सकता है, ये dq भी हो सकता है, ये dz भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके रेस्पेक्ट में आप करेंगे। इसको बोल रहे थे आप वहां पे dx बाई dt, डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव? डेरिवेटिव ऑफ x, और अपॉन में कौन है? टाइम, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया कि पिछली वीडियो में हमने ये जाना था dx क्या है, dt क्या है, और उनके रेशो को कहते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशियल बच्चों। ठीक है, अब आज बात क्या करने वाले हैं हम? आज बात होगी रेट की। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट ये क्या होता है? तो एवरेज रेट को ना आप खाली रेट भी बोलते हैं, ओनली रेट। अगर अकेला रेट लिखा हुआ है तो वो एवरेज रेट है, अगर अकेला रेट लिखा हुआ है तो वो एवरेज रेट है। एवरेज रेट का मीनिंग क्या होता है? तो एवरेज रेट होता है बेसिकली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में एक फाइनाइट चेंज इन ए फाइनाइट टाइम इंटरवल। मान लीजिए किसी फिजिकल क्वांटिटी, पहले इसको लिख देते हैं एवरेज रेट की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो एवरेज रेट it is a finite change in any physical quantity in यूनिट टाइम इंटरवल। यूनिट टाइम इंटरवल में जब हम किसी क्वांटिटी का चेंज देखते हैं यूनिट टाइम इंटरवल में, तो उसी को कहते हैं एवरेज रेट। तो इस इन टाइम इंटरवल इज नॉन एज या इज कॉल्ड एवरेज रेट। ये एवरेज रेट होता है। ठीक है, तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं, मान लो कोई क्वांटिटी थी, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, जैसे कि आपकी क्वांटिटी हो गई, आपके पास एक ब्लॉक है, या चलो एक और आपसे डेली लाइफ के उससे एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो आपने एक स्टूडेंट है, ये रहा, इस स्टूडेंट का नाम है सोनू, मोनू, कुछ भी रख दो। तो ये जो है स्टूडेंट, इसकी हाइट जब हमने t1 टाइम पे मेजर की थी, जब टाइम था t1, उस टाइम मेजर की थी, तो इसकी हाइट आई थी h1। अब हाइट आपको पता है ये लगातार बढ़ती है। ठीक है, अभी बच्चा है ये, तो इसकी हाइट लगातार बढ़ रही है। कुछ टाइम के बाद हमने इसकी हाइट को फिर मेजर किया, तो इसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई, पैर थोड़े ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, शरीर तो थोड़ा कम सा ही हो गया तो अब ये यहाँ से हाइट हो गई h2। कब? जब टाइम t2 हो गया। तो t2 टाइम पे इसकी हाइट बच्चों h2 हो गई। तो क्या चेंज हुआ? हाँ, इसकी हाइट में चेंज हुआ सर। तो सबसे पहले उस चेंज को लिखो, चेंज इन हाइट। चेंज इन हाइट, वो हाइट में कितना चेंज हुआ? तो हाइट में चेंज हुआ, पहले हाइट थी h1, अब हो गई h2। तो फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज कैसे निकालते हैं हमेशा? फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट। तो फाइनल हाइट है h2 माइनस इनिशियल हाइट है h1, इसको डेल्टा h बोला जाता है। डेल्टा h, चेंज का मतलब होता है डेल्टा। जहां पे भी डेल्टा लगा हुआ आपको दिखाई दे, समझ जाइए आप वहां पे चेंज है। ठीक है, अब चेंज इन हाइट, तो ये हो गया। कितने टाइम में उसकी हाइट डेल्टा h बढ़ी? मान लो h1 से h2 हुई, तो कितनी हाइट बढ़ गई? h2 माइनस h1, इसको डेल्टा h भी कह सकते हो आप। कितने टाइम में? t1 से t2 टाइम।
तो T1 से T2 तक का जो टाइम का गैप है उसको बोलेंगे टाइम इंटरवल। वो टाइम इंटरवल कितना है, या टाइम का चेंज, टाइम इंटरवल को आप क्या कह सकते हो, चेंज इन टाइम। तो वो कितना आया टाइम का चेंज, वो आया आपका T2 माइनस T1, या उसको आप डेल्टा T कह सकते हो बच्चों, टाइम का। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इस बच्चे की हाइट जब टाइम T1 था H1 थी, और T2 टाइम पे इसकी हाइट बढ़ के H2 हो गई। तो हाइट में चेंज हुआ H2 माइनस H1, और टाइम कितने टाइम में, T2 माइनस T1, इतने टाइम में ये इसकी हाइट में इतना चेंज हुआ। अब अगर आपसे पूछा जाए तो रेट की डेफिनेशन सोचो क्या थी, इट इज ए फाइनाइट चेंज। रेट क्या है, एक फाइनाइट चेंज है इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना चेंज हुआ। तो अगर हम यहां से फॉर्मूला बनाए, इसका रेट बनाए, रेट ऑफ हाइट, यहां पे हाइट का रेट कैलकुलेट करें तो रेट क्या कहता है, रेट कहता है कि हाइट में कितना चेंज हुआ, फाइनाइट चेंज कितना हुआ इन यूनिट टाइम, वन टाइम में, तो तब रेट निकल के आएगा। तो ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, T2 माइनस T1 टाइम में, ये T2 माइनस T1 टाइम है, इसमें तो चेंज हुआ कितना हाइट में, H2 माइनस H1। तो वन टाइम में कितना हुआ होगा, तो वन टाइम में हुआ होगा H2 माइनस H1 अपॉन में T2 माइनस T1। क्या इस क्वांटिटी को ही आप रेट कहोगे, रेट इन हाइट, रेट, हाइट का रेट, इंक्रीज होने का रेट, हाइट के इंक्रीज होने का रेट। तो रेट इसी चीज को बोल, फाइनाइट चेंज। देखो T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल में हुआ H2 माइनस H1 हाइट में चेंज, तो वन टाइम में कितना हुआ, तो वन टाइम में T2 माइनस T1 इसके अपॉन में चला गया। क्या हम इसको H2 माइनस H1 को डेल्टा H लिख दें और T2 माइनस T1 को डेल्टा T लिख दें, तो ये जो टर्म बनती है H2 माइनस H1 अपॉन T2 माइनस T1, ये आ गया हाइट के बढ़ने का रेट इन 1 सेकेंड, यूनिट टाइम। अब वो वन टाइम जो है हम 1 सेकेंड लेते हैं ज्यादातर, पर कुछ और भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां से यूनिट टाइम में किसी भी, फील करो इस टर्म को, एक ऐसी टर्म जो ये बताती है कि वन टाइम में ये कितना बढ़ जाएगी, वन टाइम में ये कितना बढ़ जाएगी, तो उसको कहते हो आप रेट, उसको आप रेट कहते हैं। तो ये रेट का फॉर्मूला आ जाता है। तो रेट का यहां से फॉर्मूला क्या बना, सोचो, रेट कह लो, जहां पे मैं रेट बोलूंगा समझो एवरेज रेट है, तो रेट का फॉर्मूला बना, या एवरेज रेट का फॉर्मूला बना। ऊपर लिखेंगे हम इसमें चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल, जैसे यहां पे वो फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, हाइट, तो फिजिकल क्वांटिटी, और अपॉन में टाइम इंटरवल, या चेंज इन टाइम भी कह सकते हैं इसको, टाइम इंटरवल। तो ये रेट का बच्चों फॉर्मूला बन जाता है। और ये रेट इतनी काम की टर्म है कि ये फिजिक्स में आपको इतना देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा, ये फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका रेट क्या होता है, एवरेज रेट क्या होता है। तो एवरेज रेट आपको क्या बताता है, फिर से फील करो कि एवरेज रेट बता रहा है कोई भी चीज जो टाइम के साथ बढ़ रही है तो वो यूनिट टाइम में कितना बढ़ जाएगी, यूनिट टाइम में कितना बढ़ जाएगी। यूनिट टाइम 1 सेकंड भी हो सकता है ना, तो ऐसे समझो 1 सेकंड में कितना बढ़े, फिर अगले सेकंड में कितना बढ़ी, फिर अगले सेकंड में कितना बढ़ी, फिर अगले सेकंड में कितना बढ़ी। ठीक है ना, तो उसी को कहते हो आप रेट। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर बढ़ना ही जरूरी है क्या, घट नहीं सकती क्या, घट भी सकती है। बात ये मैं सिर्फ बढ़ने का एग्जांपल ले रहा हूं, पर वो घट भी सकती है। जब वो चीज घटती है तो बस वहां पे रेट माइनस में आ जाता है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल भले ही बढ़ने का ले रहा हूं, उस चीज के लगातार इंक्रीज होने का ले रहा हूं, पर वो इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो रेट किस में आ जाता है, निगेटिव में आ जाता है। चलो ठीक, तो रेट का फॉर्मूला हमारे पास बन गया, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज अपॉन में टाइम इंटरवल। अब उस चेंज को हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स। मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू पहले x1 थी, x2 हो गई, तो x2 माइनस x1,
डेल्टा एक्स, और जितने टाइम में हुई उसे अपॉन में लिख दो डेल्टा टी। तो अभी तक के डिस्कशन में ये पता चल गया हमें कि रेट किसको कहते हैं, रेट। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को आप बच्चों रेट कहते हो। चलो ठीक है, अब यहां से आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े तो इतने डिस्कशन से हमें ये पता चला कि एवरेज रेट का फॉर्मूला, एवरेज रेट का फॉर्मूला आ गया हमारे पास डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। चलो ठीक है, ये फॉर्मूला काम का है, इसी से आगे की चीजें समझ में आने वाली। क्या फिजिक्स के अंदर इस एवरेज रेट का कोई रोल है? क्या फिजिक्स के अंदर इस एवरेज रेट का कोई रोल है? तो बहुत बड़ा रोल है। आप देखोगे तो बहुत सारी टर्म्स की डेफिनेशन एवरेज रेट से बनती है। जैसे आपको मैं फिजिक्स के अंदर इसकी एप्लीकेशंस बता देता हूं, एवरेज रेट की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, आप याद करो। सबसे पहले स्पीड याद करो, स्पीड। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या देते हो आप? रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हाँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम लिख देते हैं, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस के चेंज होने के रेट को हम स्पीड कहते हैं। तो इसका मतलब स्पीड क्या है? स्पीड एक रेट है। स्पीड की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज, मतलब चेंज होने का रेट। तो रेट है एक, स्पीड क्या है अपने आप में? एक रेट है। रेट जहां भी लिखा हुआ समझो एवरेज रेट है। तो स्पीड क्या है अपने आप में? एवरेज रेट है, एवरेज रेट। ठीक है, इसको एक नया नाम दे दिया आपने टर्म के हिसाब से, जो टर्म है उसी के हिसाब से उसका नाम रख दिया, है ये रेट, है ये रेट। ठीक है, जैसे आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हो सकते हैं, स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट, तो आप उस पर्टिकुलर स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो ऐसे ही ये एवरेज रेट का स्टूडेंट है स्पीड, या एवरेज रेट का ये मेंबर है स्पीड। अगर आप स्पीड का फॉर्मूला चेक करोगे, एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर आता है चेंज, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी अपॉन में टाइम, टाइम इंटरवल। तो चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, अब चेंज किस में है? ये डिस्टेंस में। तो ऊपर आएगा चेंज इन डिस्टेंस और अपॉन में टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। अब स्पीड का सिंबल होता है वी, चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस का सिंबल एक्स ले लो, तो चेंज हो जाएगा तो डेल्टा एक्स अपॉन में टाइम इंटरवल को डेल्टा टी ले लो। ये बन गया स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला। तो स्पीड का फॉर्मूला रेट, स्पीड क्या है अपने आप में? रेट, जो रेट है उसी का एक मेंबर है स्पीड। ऐसे ही सेकंड, आप वेलोसिटी को याद करो। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी भी रेट का ही मेंबर है, वेलोसिटी भी रेट की ही मेंबर है। तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ज्यादातर हम रेट को टाइम के रेस्पेक्ट में जज करते हैं, किसी और के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हो, पर रेट को टाइम के रेस्पेक्ट में ही जज किया जाता है ज्यादातर केसेस में। अगर दूसरे किसी के रेस्पेक्ट में आप उसको जज कर रहे हैं तो कहोगे तो उसे भी रेट, लेकिन वो बताना पड़ेगा फिर आपको कि किसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो। तो यहां पे वेलोसिटी भी क्या है? रेट है सर। तो वेलोसिटी को हम v वेक्टर से दिखा सकते हैं, या वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लो, वेलोसिटी इक्वल्स टू, ये भी क्या है? इस बार चेंज किस में किया आपने? भाई रेट का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अभी हम समझ गए, ये रहा एवरेज रेट, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी भी एक रेट है, तो उसका भी फॉर्मूला यही बनेगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी को v वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का चेंज आप लिख सकते हो डी एक्स वेक्टर, सॉरी
डेल्टा एक्स वेक्टर और अपॉन में डेल्टा टी, ये लिख सकते हो। चेंज का मतलब डेल्टा होता है, जहां पर डेल्टा लिखा हुआ है उसको आप x2 माइनस x1 करके लिख सकते हो। डेल्टा x है तो उसको x2 माइनस x1, डेल्टा t है उसको लिख सकते हो t2 माइनस t1। अभी पीछे डिस्कस किया था हमने। और क्या आप याद करो, एक्सेलरेशन भी इसी का मेंबर है, एवरेज रेट का। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता था? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी का चेंज होने का जो रेट होता है टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू टी, उसी को एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो एक्सेलरेशन भी फॉर्मूला सोचो क्या आ गया। अब एवरेज रेट का फॉर्मूला होता है चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी अपॉन टाइम। तो चेंज किस में हो रहा है? वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी का चेंज, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल। तो एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, और अपॉन में टाइम इंटरवल हो गया डेल्टा टी। लो जी, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से, ऐसा ही नहीं, फिजिक्स के अंदर बहुत सारी क्वांटिटी की डेफिनेशन टाइम के रेस्पेक्ट में हम उसको जज करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन इससे निकलती है। और एक और याद दिलाता हूं आपको, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ये क्या है? तो भाई साहब याद करो, इलेक्ट्रिक करंट होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज passing through a cross section। किसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास हो रहा है उसका रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज करंट, इज कॉल्ड करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट आपका हो गया, तो इलेक्ट्रिक करंट आपका बच्चों हो गया। तो इस हिसाब से हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? है तो ये भी रेट। आवाज तो ठीक आ रही होगी बच्चों, चलो अभी क्या पता चलेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट करंट का हमारा फॉर्मूला बन गया। इसमें चेंज किस में किया है उसने? चार्ज में। चार्ज कितना चेंज हुआ, मतलब यहां से एक सरफेस है और उस सरफेस से आगे निकल गया वो चार्ज, तो कितना चार्ज आगे निकला? तो चेंज इन चार्ज, चेंज इन चार्ज अपॉन में टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते थे बच्चों। चेंज इन चार्ज डेल्टा क्यू कह सकते हो आप, स्मॉल क्यू, और अपॉन में टाइम इंटरवल डेल्टा टी, दैट इज करंट। ये करंट भी क्या है? एक एवरेज रेट है। एक्सेलरेशन क्या है? एवरेज रेट है। डिस्टेंस, ये सॉरी स्पीड क्या है? एवरेज रेट है। वेलोसिटी क्या है? एवरेज रेट। ऐसा ही एक एग्जांपल और याद आ रहा है मुझे, वो भी मैं लिख देता हूं। फोर्स, फोर्स इज द एवरेज रेट ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इज फोर्स, या विद रेस्पेक्ट टू टाइम लिख लो बस, तो फोर्स लिखने की जरूरत नहीं। मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टी, टाइम। तो मोमेंटम में जितना चेंज हुआ टाइम के साथ, उसी को फोर्स कहते हैं, टाइम के साथ जितना चेंज हुआ। तो ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट का फॉर्मूला क्या था? तो ऐसे ही फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा।
सीधे फॉर्मूले लिख रहा हूँ मैं, मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, तो डेल्टा पी और अपॉन में टाइम इंटरवल डेल्टा टी, दैट इज फोर्स। तो ये एक नहीं, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज फिजिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जो एवरेज रेट से डिफाइन की जाती है। एवरेज रेट है वो सारी की सारी क्वांटिटीज, या ये कह लो एवरेज रेट की मेंबर्स हैं ये सारी क्वांटिटीज, सब एवरेज रेट है। ठीक, तो एवरेज रेट मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया। देखो एवरेज रेट मैंने यहां से शुरू किया था, बताया आपको कि यूनिट टाइम में कोई फिजिकल क्वांटिटी कितना चेंज होती है यूनिट टाइम इंटरवल में, उसी को, वो फाइनाइट चेंज है, उसी को आप रेट कहते हैं या एवरेज रेट कहते हैं। खाली रेट बोल लो या एवरेज रेट। उसके लिए एक एग्जांपल दिया था आपको कि किसी बच्चे की हाइट T1 टाइम पे H1 है, T2 टाइम पे H2 हो गई, तो उसका हाइट में कितना बदलाव आया, तो H2 माइनस H1 डेल्टा H, और टाइम कितने टाइम में उसकी हाइट इतनी बढ़ी, तो डेल्टा T टाइम में T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 टाइम में हाइट बढ़ी H2 माइनस H1, तो 1 टाइम में बढ़ेगी H2 माइनस H1 अपॉन T2 माइनस T1। 1 टाइम में बढ़ने वाले चेंज को, होने वाले चेंज को कहो, 1 टाइम में होने वाले चेंज को ही रेट कहते हैं। तो ये H2 माइनस H1 अपॉन T2 माइनस T1 को रेट कहेंगे। ठीक है, हाइट के बढ़ने का रेट। अब H2 माइनस H1 को डेल्टा H लिखा जा सकता है, T2 माइनस T1 को डेल्टा T लिखा जा सकता है। तो ये रेट का फॉर्मूला बन गया। यहां से चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी और अपॉन में टाइम इंटरवल, उसी के बेसिस पे फिर आपने इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन देखी। तो हमेशा के लिए ये याद कर लो कि ये जो एवरेज रेट है उसका ये फॉर्मूला आपके सामने है। अब बात आती है कि रेट को इंस्टेंटेनियस रेट कैसे बनाते हैं, या ये कहो कि रेट, सब एवरेज रेट समझ में आया, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। और आज की वीडियो का तो यही मोटिव था ना। देखो सबसे पहला पेज देखो आप इसका, तो हमने कहा था कि ये जो dx बाई dt हम समझ के आए थे, डिफरेंशियल dx को बोला था हमने एक छोटा सा इंक्रीमेंट, सबसे छोटा, सबसे छोटे को कहते हैं इनफाइनाइटसिमल, जो कि पॉसिबल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। जितना छोटा सोचोगे उससे भी छोटा पॉसिबल होता है। तो उसमें हमने, जब हम dx और dt को डिवाइड करा था तो उसे डिफरेंशियल बोला था। तो आज की वीडियो का मोटिव है कि ये जो dx बाई dt है ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट को भी बताता है हमको, या ये कह लो कि ये dx बाई dt इंस्टेंटेनियस रेट को बताता है हमें। अब एवरेज रेट तो समझ में आया कि वन टाइम में होने वाले चेंज को एवरेज रेट कहते हैं, 1 टाइम में होने वाले चेंज को। ठीक है, पर ये जो चेंज हो रहा है वो किसी इंटरवल के बीच में, क्योंकि अपन में टाइम इंटरवल करते हो। आज अब हम पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस रेट पे कैसे पहुंचेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट को समझते हैं बच्चों। तो अब हेडिंग लगाइए आप, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट, और ये भी समझते हैं कि क्या इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना पॉसिबल है। तो पहले तो आप ये सोचोगे कि सर इंस्टेंटेनियस रेट होता क्या है, पहले तो ये पता चले, उसके बाद पॉसिबिलिटी वाली बात तो बाद में देखेंगे कि वो पॉसिबल है या नहीं है। पर इंस्टेंटेनियस रेट होता क्या है। तो अच्छा, अभी आपने अलग अलग चीजों के रेट कैलकुलेट किए, तो वो अलग अलग चीजों के जो आपने रेट कैलकुलेट किए हैं उसको मैं एक एग्जांपल के जरिए वो रेट कैलकुलेट करके दोबारा बताता हूं आपको। देखो एक एग्जांपल लूंगा, उससे इंस्टेंटेनियस रेट पे आऊंगा। मान लीजिए मेरे पास ये एक ब्लॉक है और इसकी स्पीड फिलहाल 20 मीटर पर सेकंड है। ध्यान से समझना, इसकी स्पीड फिलहाल 20 मीटर पर सेकंड, जब टाइम है हमारा 0 सेकंड। ठीक है, जैसे ही ये ब्लॉक 1 सेकंड के बाद हमने चेक किया तो इसकी स्पीड बढ़कर 30 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, अब ये 30 मीटर पर सेकंड हो गई, तो क्या आप यहां पे एवरेज रेट कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल। टाइम है मान लीजिए 5 सेकंड का, तो यहां पे एवरेज रेट कैलकुलेट किया जा सकता है। किसका? इसकी स्पीड के बढ़ने का। रेट हमेशा किसका होता है? उसके चेंज का।
तो चेंज कौन हो रहा है यहाँ? स्पीड चेंज हो रही है। और स्पीड के चेंज को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी मान लो, वेलोसिटी मान लो। वैसे वेलोसिटी और स्पीड होती अलग अलग है, पर जब एक ही डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी को स्पीड कह सकते हो, स्पीड को वेलोसिटी कह सकते हो। ठीक है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे, अगर हम यहाँ से एवरेज रेट निकालना शुरू करें तो एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज रेट तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यहां पे कौन चेंज हो रहा है? वेलोसिटी। मान लो पहले वेलोसिटी थी v1 और फिर वेलोसिटी हो गई v2, तो एवरेज रेट आ गया चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v और अपॉन में चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का चेंज हुआ v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। स्पीड का चेंज निकाल लिया हमने। स्पीड का चेंज कितना हुआ? 30 माइनस में 20 और अपॉन में t2 कितना हो गया? 5 और माइनस में 0। देखो ये t1 का काम करेगा, टाइम जो पहले था, और बाद में जो टाइम हो गया वो t2 का काम करेगा। तो t1 0 सेकेंड और t2 5 सेकेंड। अब v1 पहले स्पीड 20 है और अब v2 अब स्पीड हो गई 30। तो अगर यहां से 30 माइनस 20 करें तो 10 और अपॉन में 5, इससे इसको काटा तो ये आ गया 2। और अगर इसकी यूनिट बनाएंगे आप ऊपर, तो मीटर ऊपर है वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड और अपॉन में नीचे टाइम है तो सेकंड, तो इसको करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया आपका। तो ये क्या बता रहा है? ये तो एक्सेलरेशन है सर। हम अभी पढ़ के आए हैं कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी। ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। तो चेंज इन वेलोसिटी यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। तो आपने यहां पे रेट कैलकुलेट किया वेलोसिटी के चेंज होने का, तो मतलब यहां पे आपने क्या कैलकुलेट कर दिया? एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दिया। ये एवरेज रेट क्या है? एक्सेलरेशन है। ये कैलकुलेट आपने कर लिया, बिल्कुल ठीक बात। एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट। तो एवरेज को निकालना कोई बड़ी बात नहीं। 0 से लेके 5 सेकंड के बीच में पहले देखा कितनी वैल्यू थी, फिर बाद में देखा कितनी वैल्यू है, उनका चेंज निकाला, टाइम से डिवाइड किया, डेल्टा टी से डिवाइड किया, टाइम इंटरवल से, तो एवरेज रेट आ जाता है। ये इंस्टेंटेनियस कैसे निकाल? इंस्टेंटेनियस पहले तो होता क्या है? तो देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, मान लो आप देखो यहां से चले थे 0 से और 5 सेकंड पे, कहीं आप बीच में आप एक पल के लिए सोचो कि एक पल के लिए जब ये यहां से गुजरा होगा, ये एक पल के लिए सोचो ये ब्लॉक जब यहां पे बीच में से गुजरा होगा, तो जब इसका टाइम 2 सेकंड का रहा होगा तो उस टाइम पे इसका रेट, इसका एक्सेलरेशन क्या निकाला जा सकता है? बस ये सोच के देखो आप कि क्या उस टाइम पे इसका एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है? बताओ सोच के। तो आप कहोगे कि सर कैसे एक एग्जैक्ट 2 सेकंड पे निकाल सकते हो क्या? मैं फिर से बता रहा हूं, पहले आपने रेट निकाला 0 से लेके 5 सेकंड तक का, एवरेज रेट था वो, क्योंकि वहां टाइम इंटरवल आपने रखा था 0 से लेके 5 सेकंड तक का, ठीक है। लेकिन अब आप एग्जैक्ट 2 सेकंड पे रेट निकालने के लिए कह रहे हो, एग्जैक्ट 2 सेकंड पे। मान लो उस टाइम पे इसकी स्पीड 25 थी, मान रहा हूं बस मैं अपनी तरफ से, मान लो 25 थी, तो स्पीड तो 25 थी या वेलोसिटी तो 25 थी, पर क्या ए निकाला जा सकता है? तो आप कहोगे कि सर रेट को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बटे में डेल्टा टी। डेल्टा एक्स का मतलब हुआ x2 माइनस x1, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, अपॉन में टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये होता है फॉर्मूला। तो उसमें तो सर हमें t1 भी चाहिए, t2 भी चाहिए, x1 भी चाहिए, x2 भी चाहिए, रेट निकालने के लिए, एवरेज रेट निकालने के लिए। इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे? सोचो अगर मैं सिर्फ इसका डायग्राम बना लूं, t इज इक्वल टू 0 छोड़ दो, t इज इक्वल टू 5 छोड़ दो, मैं सिर्फ इसका बीच में, जब ये बीच में था इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर? जब टाइम था हमारा 2 सेकंड, ठीक है, उस टाइम पे इसकी स्पीड वेलोसिटी कितनी थी? तो वो थी 25 मीटर पर सेकंड। एग्जैक्ट इस पॉइंट पर क्या ए निकाला जा सकता है?
ए को रेट कैलकुलेट किया जा सकता है। एवरेज रेट करो कैलकुलेट, छोड़ो अभी इंस्टेंटेनियस, आप एवरेज रेट कैलकुलेट करके चेक करो। तो आप सोचोगे सर एवरेज रेट के लिए तो T1 T2 दोनों चाहिए, X1 X2 दोनों चाहिए, मतलब इसकी पहली वेलोसिटी इसकी बाद की वेलोसिटी। तो जब आप उसी पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हो, यहां पे तो कैलकुलेट किस पे किया था, 0 से 5 के बीच में, तो एक टाइम इंटरवल था, एक टाइम इंटरवल। और यहां पे क्या कोई टाइम इंटरवल है? नहीं। जब आप एक ही पॉइंट पे चेक करोगे तो कोई टाइम इंटरवल मौजूद नहीं है। सर है तो टाइम इंटरवल, आप T1 भी इसी पॉइंट को ले लो और T2 भी इसी पॉइंट को ले लो, क्योंकि आप 2 पे चेक कर रहे हो। जब आप टाइम इंटरवल के बीच में करते हो 0 से 5 के बीच में, तो T1 0 को लेते हो और T2 5 को लेते हो। जब आप एक ही पॉइंट पे चेक कर रहे हो, किसी इंटरवल के बीच में चेक कर रहे हो, उसी पॉइंट पे चेक कर रहे हो, तो फिर T1 भी यही है और T2 भी यही है। अच्छा चलो, मैंने मान लिया T1 भी यही है 2 सेकंड और T2 भी यही है 2 सेकंड, तो फिर V1 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 25 और V2 भी यही होगा 25, क्योंकि T1 2 सेकंड और 2 सेकंड पर वेलोसिटी 25, T2 2 सेकंड और T2 पर वेलोसिटी 25। क्या इससे एवरेज रेट निकल के आएगा? चलो निकाल के देखते हैं सर। एवरेज रेट निकल के आएगा, चलो निकालो। तो वो फॉर्मूला है डेल्टा V बटे में डेल्टा T, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसको लिख लो V2 माइनस V1 अपॉन में T2 माइनस T1। V2 की वैल्यू लिखो, फाइनल वेलोसिटी कितनी। अब आप उसी पॉइंट पे चेक कर रहे हो तो फाइनल वेलोसिटी भी वही है और इनिशियल भी वही है। टाइम उसी पॉइंट पे चेक कर रहे तो टाइम T1 भी वही है और T2 भी वही है। तो V2 हो गया 25 माइनस में 25 अपॉन में T2 माइनस T1, तो 2 माइनस 2। ओफो, ऊपर 0 नीचे 0। इसका मतलब अगर हम एवरेज रेट को किसी एक पॉइंट पे चेक करते हैं तो इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, 0 बटे 0। क्या 0 से 0 को काट सकते हो भाई? ये तो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने, 0 से 0 को भी कटता ही नहीं है। सर इंस्टेंटेनियस रेट की बात नहीं हुई अभी, हो गई। किसी एक इंस्टेंट पे जब आप रेट निकालने की कोशिश करते हो ना, फॉर्मूला आपने भले ही एवरेज का लगाया, लेकिन वो एवरेज रेट नहीं निकल के आएगा, वो इंस्टेंटेनियस रेट निकल के आएगा। जब आप किसी इंटरवल में रेट को कैलकुलेट करते हो तो वो होता है एवरेज रेट, और किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब रेट को कैलकुलेट किया जाता है तो वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो सर पर ये आया तो 0.0 है, क्या यही आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है। 0 से 0 को काटा नहीं जा सकता, पर इसकी वैल्यू को अप्रोच किया जा सकता है। मतलब समझे नहीं बात। देखो सुनो, एवरेज रेट निकाला, हर जगह आंसर आया जब भी आपने इंटरवल लिया। इंटरवल को छोटा करो छोटा करो छोटा करो, अगर एक ही पॉइंट लोगे तो एक पॉइंट पे इंटरवल 0 हो जाएगा। ऊपर का इंटरवल भी 0 हो गया, नीचे का इंटरवल भी 0 हो गया, डेल्टा V भी 0 हो गया और डेल्टा T भी 0 हो गया। 0 से 0 को डिवाइड करके हमारे सामने कुछ नहीं आया, हमारा आंसर यहां पे नहीं आ पाया, भले ही हमने इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करने की कोशिश की हो। फिर से सुन लो, इंस्टेंटेनियस रेट हुआ क्या यहां पे? एवरेज रेट पूरे इंटरवल में कैलकुलेट किया जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट एक पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाता है। एवरेज रेट एक इंटरवल में कैलकुलेट किया जाता है और इंस्टेंटेनियस रेट एक पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाता है। तो उस पॉइंट पे जब हमने उसे कैलकुलेट करने की सोची तो एवरेज रेट का फॉर्मूला लगाया, तो भाई साहब ये तो 0.0 आ गया। अब 0/0 तो कुछ भी नहीं होता, ये तो सर इसे कैसे समझेंगे? तो ये तो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, और इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स ने एक टूल बनाया। बहुत सारी जगह है ऐसी जहां पे आप इंस्टेंटेनियस निकालने जाओगे, एवरेज का फॉर्मूला लगाओगे, आप कहोगे कि जब हम एक पॉइंट पे चेक करेंगे तो, लेकिन वहां पे हमेशा 0.0 बन जाएगा। 0.0 हमेशा बन जाएगा, कोई आंसर निकल के नहीं आएगा, तो हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट को निकाला नहीं जा सकता। लेकिन बस यहीं पे एंट्री होती है कैलकुलस की, यहीं पे एंट्री होती है डिफरेंशियल की।
आप एक ऐसा प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो जिस प्रोसेस के जरिए आप इस 0/0 की वैल्यू कहां पे जा रही है, या 0/0 की वैल्यू अगर 0/0 अगर 0 से 0 को काट सकते, ऐसा इमेजिन कर सकते, काट नहीं सकते आप, लेकिन अगर 0 से 0 को सॉल्व करके आता तो वो वैल्यू आ जाती है, वो वैल्यू आपको देता है डिफरेंशियल। मतलब आप एवरेज रेट का फॉर्मूला जब भी किसी पॉइंट पे लगाओगे तो हमेशा 0/0 आपके सामने निकल के आएगा। तो आप सोचोगे कि इसका मतलब तो हम किसी एक पॉइंट पर एवरेज रेट नहीं निकाल पा रहे। एक पॉइंट पर जब एवरेज रेट निकाला जाता है तो उसे फिर एवरेज नहीं बोला जाता, उसे बोला जाता है इंस्टेंटेनियस। तो अब आप यहां से एवरेज हटा के इंस्टेंटेनियस रेट कह सकते हो। इंस्टेंटेनियस रेट आया ये आपका, पर सर आया तो कुछ भी नहीं, आया तो 0/0। तो मैंने यही बोला ना कि आप इंस्टेंटेनियस रेट जब कैलकुलेट करोगे तो आप एवरेज रेट का फॉर्मूला लगाओगे तो उससे 0/0 आएगा हमेशा। इसका मतलब ये हुआ कि आप एवरेज रेट का फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करने में नहीं लगा सकते। सीधा सा मतलब ये हुआ, आप एवरेज रेट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इंस्टेंटेनियस रेट का तरीका अलग है, यहां से एंट्री होती है डेरिवेटिव की, यहां से एंट्री होती है बच्चों डिफरेंशियल की। यह है एंट्री पॉइंट डिफरेंशियल का। अब एक ऐसा तरीका आपके सामने आएगा जिस तरीके से किसी इंस्टेंट पे भी हम रेट को कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन एवरेज रेट का फॉर्मूला हम वहां पे अप्लाई नहीं कर पा रहे। और अच्छा, ये भी कमाल की बात है कि इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट का यूज करके निकालेंगे, पर एवरेज रेट का एग्जैक्ट फॉर्मूला उस पॉइंट पे जब लगा देते हैं तो आंसर नहीं आता, 0/0 आ जाता है। तो अब हम इंस्टेंटेनियस रेट की एंट्री करने जा रहे हैं डिफरेंशियल के साथ। उसी प्रोसेस को हम डिफरेंशियल कहते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करने के प्रोसेस को डिफरेंशियल कहा जाता है, जिसको dx/dt भी आप लिखते हो। अब देखो, मैं इसी फॉर्मूले को, इसी एग्जांपल को, वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं, इसी एग्जांपल को, इंस्टेंटेनियस रेट को एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा जल्दी समझ में आ जाए। चलो एक एग्जांपल लेने वाला हूं मैं, एग्जांपल, उस एग्जांपल के जरिए आप इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करोगे। चलो ठीक है, मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है जिसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है इस इक्वेशन के साथ, ठीक है। मान लो वो ब्लॉक है यहां, t इज इक्वल टू, जब वो 1 पे था तो 1 रखो इसमें, तो उसकी वेलोसिटी v इक्वल्स टू 1 थी। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मतलब जब टाइम 1 था, इससे पहले भी इसकी वेलोसिटी रही होगी, पर हम 1 से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और आगे बढ़े तो वेलोसिटी इसकी, सीधा सा नहीं आया, ये देखो, तो यहां पे आगे बढ़े तो इसकी वेलोसिटी यहां पे, सॉरी, टाइम कितना है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर रखे तो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, इसमें 2 रख लो, t स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसकी वेलोसिटी जो चल रही है लगातार 1 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच गई, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक। तो धीरे 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 उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। इस इक्वेशन से साफ साफ पता चल रहा है। अब अगर मैं सोचना चला, 1 से 2 के बीच एक टाइम इंटरवल ले लिया, 1 से 2, और इस टाइम इंटरवल में अगर मैं इसका एवरेज एक्सेलरेशन रेट निकालू, रेट, स्पीड के बढ़ने का रेट, उसे ही तो एक्सेलरेशन बोल रहे हैं ना, तो वो अगर निकालूं तो 1 से 2 के बीच, तो मैं इधर लिखूंगा इंटरवल, और इंटरवल ले रहा हूं मैं 1 से लेकर 2 तक का। तो उसमें मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है क्या, डेल्टा वी, क्योंकि एक्सेलरेशन रेट है तो डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा वी को लिख सकते हो आप v2 माइनस v1 और डेल्टा टी को t2 माइनस t1। अब t1 तो हमेशा यही रहेगा और t2 फिलहाल ये है, ठीक है। ऐसे ही v1 ये है और v2 फिलहाल ये है,
क्योंकि मैं 1 से 2 के बीच में इसका रेट निकालने जा रहा हूं। तो रेट आपको पता है, रेट क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल, उसे ही एक्सेलरेशन भी कह रहे हैं। ठीक है, तो यहां से एक्सेलरेशन अगर आप निकालें, यहां से एक्सेलरेशन अगर आप निकालें तो सोचो क्या आएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो वो आएगी a इज इक्वल टू v2 माइनस v1। एक बार लिखूंगा बस फॉर्मूला, फिर फटाफट निकालता जाऊंगा। t2 माइनस t1 डेल्टा v बाई डेल्टा t। v2 क्या है? फाइनल वेलोसिटी 4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 1 और अपॉन में टाइम, फाइनल टाइम 2 सेकेंड, और कहां से स्टार्ट किया था? 1 सेकेंड से। हमारी कैलकुलेशन 1 से स्टार्ट हुई, बाकी ये ब्लॉक पीछे 0 सेकेंड से चला होगा, हमें नहीं पता। 4 माइनस 1 3 अपॉन में 2 माइनस 1 1, आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 1 से 2 के बीच में इसका एवरेज एक्सेलरेशन या इसका रेट हमारा कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इंटरवल को थोड़ा छोटा करता हूं, इंटरवल को यहां पे लेके आता हूं, मैं सिर्फ यहां से यहां तक निकालता हूं। ये क्या है? ये टाइम है t इज इक्वल टू 1.9। यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी? तो इसमें t की जगह 1.9 लिख लो, तो ये आ गई आपकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू 1.9 का स्क्वायर। 1.9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? शायद 3.61 आता है। एक मिनट में फिर भी देख लेता हूं, कभी गलती हो जाए कुछ। 1 पॉइंट, अब आप कहोगे सर इतनी देर में तो हाथ से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यार बस मल्टीप्लाई करने में बहुत आलस आता है मुझे। 1.9 1.9, हाँ वही है 3.61, याद था मेरे 3.61। तो यहां पे वेलोसिटी 4 थी, पर उससे 0.1 सेकंड पहले वेलोसिटी कितनी थी? 3.61 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब सोचो, अब मुझे अगर 1 से लेके और t2 अब इसको मान लेते हैं 1.9 तक का एवरेज रेट निकालना हो, एक्सेलरेशन निकालना, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट निकालना है। लेकिन इस बार मैं इंटरवल को थोड़ा छोटा कर दिया। पहले मैंने 1 से 2 तक निकाला था, अब थोड़ा छोटा कर दिया, 0.1 सेकंड पीछे आ गया मैं। तो अब इन दोनों पॉइंट के बीच में मैं एवरेज रेट निकाल रहा हूं। तो फिर निकालो, इस बार कहां से कहां है? 1 से बच्चों 1.9 तक। ठीक है, तो a की वैल्यू v2 माइनस v1, v2 इस बार ये काम करेगा, v2 3.61 माइनस में v1 तो हमारा यही है 1, और अपॉन में 1.9 और माइनस में 1, ये कितना बचा? 2.61 अपॉन में 0.9, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 2.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कंफर्म कर लेना, उससे कैलकुलेटर से करके देख लेना, या हाथों से ही कर लेना यार। अब देखो, आप देखो ध्यान से, इंटरवल को छोटा करते ही ये एवरेज वैल्यू थोड़ी चेंज हो गई। ऐसे ही छोटा करते करते इंटरवल को मैं 1 पे आऊंगा और 1 पे आके चेक करूंगा कि वैल्यू कितनी आ रही है। तो ऐसे ही और थोड़ा छोटा करो इंटरवल, t इज इक्वल टू 1.8। इस बार t2 का काम 1.8 करेगा, और यहां पे इसकी जो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, वो v2 का काम करेगी। 1.8 का स्क्वायर करो, 1.8 का स्क्वायर करके देखें, 1.8 मल्टीप्लाई 1.8, 3.24 मीटर पर सेकेंड। तो इंटरवल को और छोटा करो, इस बार 1 से लेके 1.8 तक a निकालो, तो वो आ जाएगा 3.24 और माइनस में 1 अपॉन में 1.8 माइनस में 1। इसको सॉल्व करा तो ये 2.24 अपॉन में 0.8। जब इसको डिवाइड करके देखोगे 2.8 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। इंटरवल को 0.1 सेकेंड और छोटा करा तो ये देखो 0.1 और कम हो गया। तो देखो एक पैटर्न सा बन रहा है, यहाँ 3 था, फिर 2.9, फिर 2.8। आप 0.1 कम करते जाइए, यही पैटर्न फॉलो होता जाएगा। मतलब अगर मैं इसको 1,1.7 के लिए करूंगा तो a की वैल्यू सीधे सीधे आप लिख सकते हो 2.7 आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगी और कम। तो 0.1 कम होता जा रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे।
तो सर इस तरीके से तो अगर हम कम करते 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 1 के बिल्कुल पास आ जाएंगे, 1.1 कर देंगे। हाँ 1.1 बिल्कुल पास, यहां आ गए। t इज इक्वल टू 1.1, ये T2 का काम करेगा। तो यहां से यहां तक के बीच में जो रेट ऑफ चेंज होगा वो a की वैल्यू कम होते होते देखो 2.7, फिर 2.6, 2.5, 2.4, 2.3, 2.2, 2.1 आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा और कम करें, अगर हम सिर्फ 1 से 1 के बीच में ले लें, सिर्फ 1 से 1 और पास आ गए, 0.1 और कम कर दिया और पास आ गए, तो a की वैल्यू भी 0.1 कम हो जानी चाहिए, तो वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जानी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्या सच है ये 2i? निकाल कर देखते हैं। ये 2i है, ये 2.1 आएगी, निकाल कर देख लेना चाहिए, पर क्या ये 2i? तो आप यहां पे फॉर्मूला लगाओगे a के लिए, v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। अब v2 और v1 क्या है, आप कहां से निकाल लो, 1 से 1, मतलब आपका पहला टाइम भी 1 और दूसरा टाइम फाइनल टाइम भी 1 है, दोनों ही 1 है, तो t2 की जगह 1 और माइनस में t1 की जगह भी 1। अब t1 टाइम पे 1 टाइम पे इसकी वेलोसिटी 1 और फिर फाइनल टाइम भी 1 ही है, तो फिर 1 टाइम पे इसकी वेलोसिटी 1, तो ऊपर 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 1। ये तो सर 0 अपॉन 0 आना चाहिए था। जैसे यहां पे 3 आया, 2.9 आया, 2.8 आया, एक एक पॉइंट घटता जा रहा है, 1 पॉइंट कम होता जा रहा है। ठीक है, एक पैटर्न बन रहा है। जैसे जैसे हम टाइम इंटरवल को 0.1 छोटा करते जा रहे हैं, 0.1 छोटा, 1 से 2, 1 से 1.9, 1 से 1.8, 1.7, 1.6, 1 से 1.5, ऐसे ही 1 से 1.1 पे ये 2.1 आ रहा था, तो उसमें 0.1 छोटा करें, 1 से 1 निकालें, तो फिर तो सर ये आना चाहिए था हमारा 2, लेकिन आया क्या, 0 अपॉन 0। तो मतलब अगर हम इसको एवरेज वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं तो 0 अपॉन 0 आंसर आ रहा है, लेकिन एक पैटर्न वाले तरीके से अगर सोचे तो इसका आंसर 2 आना चाहिए था। हो मतलब आप एवरेज वैल्यू सोचो, ये जो एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू है या इसका जो रेट है, वो किसी भी इंटरवल में चेक कर रहे हो तो हमेशा एक वैल्यू आ रही है, लेकिन जब आप किसी पॉइंट पे पहुंच जाते हो तो वहां पे 0.0 आ जाता है उस फॉर्मूले से। लेकिन अगर पैटर्न से सोचें तो वही वैल्यू जो हमारी है वो आनी चाहिए थी, हर बार 0.1 कम हो रही थी, 3 से 2.9, 2.9 से 2.8, उससे पहले 2.7, उससे पहले 2.6, तो आते आते वो उस पॉइंट तक 2 आ जानी चाहिए थी एक पैटर्न के थ्रू अगर सोचें। लेकिन हमने उस पे ये एवरेज वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश की तो आंसर आया 0.0, मतलब हम तो कोई आंसर निकाल ही नहीं पाए। तो भाई साहब यही जो है एवरेज वाले से आप इसको नहीं सोच सकते। आप किसी पॉइंट पे जब पहुंचेंगे, अभी आपने देखो इंटरवल में इतनी सारी वैल्यू निकाली, सब पे आपकी रेट की वैल्यू आई, एवरेज रेट आपका आया, हर इंटरवल में आया, लेकिन जब आप किसी एक पॉइंट पे पहुंचे 1 से 1, मतलब उसी पॉइंट पे खड़े हो आप, 1 से 1 आगे नहीं बढ़े, वहीं खड़े हो, 1 से 1 वहीं खड़े हो, तो आप उसी पॉइंट पे पहुंचे तो एवरेज वाले से आपका आंसर 0.0 आया। इसका मतलब आप कोई वैल्यू नहीं निकाल पाए। तो आप इसका मतलब एवरेज वाला फॉर्मूला किसी एक पॉइंट पे नहीं लगा पा रहे हैं, पर एक पैटर्न जरूर बन रहा है, उस पैटर्न से जरूर सोच पा रहे हैं कि अगर इस पैटर्न से सोचा जाए तो यहां पे इस पॉइंट पर a की वैल्यू 2 आनी चाहिए थी, 2 आनी चाहिए थी। बस ये जो पैटर्न यहां पे बना है ना भाई साहब, यही प्रोसेस हमारा डिफरेंशियल है। ये प्रोसेस डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल हमको एक पैटर्न का यूज करके आंसर देता है, तो हम किसी एक पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कैलकुलेट कर पाते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट कर पाते हैं। एवरेज रेट को हम एवरेज रेट के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर पाते हैं, पर वो दो टाइम के बीच में या एक टाइम इंटरवल में निकलता है। अगर एक पॉइंट पे आपको रेट चाहिए
तो वो तो इंस्टेंटेनियस रेट हुआ ना। वहां पे आप एवरेज वाले फॉर्मूले को जब भी लगाएंगे 0.0 आएगा डायरेक्टली, लेकिन पैटर्न से सोचेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो हमें डिफरेंशियल ये अथॉरिटी देता है, उसके फॉर्मूले हमें ये अथॉरिटी देते हैं कि पैटर्न से सोच के हमने फॉर्मूले बना लिए हैं। जैसे साइन का डिफरेंशियल कॉस है, तो इसी पैटर्न से सोच के वो फॉर्मूले बनाए गए हैं कि साइन का डिफरेंशियल सोच के कॉस आना चाहिए। वैसे डायरेक्ट लगा देंगे तो 0.0 बन जाएगा, एवरेज वाला फॉर्मूला लगा। लेकिन जब रेट को हम पैटर्न से सोच के लगाएंगे तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ये पैटर्न जो बन रहा था, इसी तरीके का हर एक उसमें पैटर्न बनता है। तो इसीलिए फिर साइन का डिफरेंशियल कोस हो जाता है, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t हो जाता है, इसी मेथड से होता है। तो ये है बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस किसी एक इंस्टेंट पर जब आप रेट को कैलकुलेट करते हो उसे इंस्टेंटेनियस रेट कहा जाता है, और वो डिफरेंशियल के इक्वल होता है। अब यहां से कहानी ये आती है कि इंस्टेंटेनियस रेट डिफरेंशियल के इक्वल हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। एक बात बताओ, आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला dx बाई dt कैसे आया, मैं वो बताने की कोशिश करता हूं। तो आप एक बात सोचो, एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज रेट, तो एवरेज रेट का फॉर्मूला है जी हमारे पास डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, अब यहां से सोच के बताओ, जब इंटरवल इतना बड़ा था, ये डेल्टा टी की वैल्यू थी, तो एवरेज रेट आ रहा था। इंटरवल को छोटा करा तब भी एवरेज रेट आ रहा था, इंटरवल को और छोटा करा तब भी एवरेज रेट आ रहा था। पर एवरेज रेट की जो वैल्यू है वो लगातार बदल रही थी, 3, 2.9, 2.8। फिर इंटरवल को और छोटा करो, एवरेज रेट अब भी आ रहा है, पर एवरेज रेट फिर बदल गया, और छोटा करो फिर बदल गया, एवरेज रेट फिर बदल गया। जैसे जैसे इंटरवल छोटा होता जा रहा है, एवरेज रेट की वैल्यू उस तरफ जा रही है जो कि उस पॉइंट पर रेट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाली है। तो मतलब अगर हम इस इंटरवल को छोटा करते चले जाएं, छोटा करते चले जाएं, चले जाएं, तो हमें एक पैटर्न मिलेगा, और एवरेज रेट की जो वैल्यू है वो उस पॉइंट पर जो रेट है उसके करीब जाने वाली है, वो बता देगी आपको। एक पैटर्न पता चलेगा, और उस पैटर्न से हम ये बता पाएंगे कि उस पॉइंट पे वैल्यू कितनी है, कितनी होनी चाहिए थी, निकल के नहीं आ पा रही, तो पैटर्न से बता पा रहे हैं हम कि पैटर्न से कितनी वैल्यू निकल के आए। तो 1 पे कितना रेट है ये तभी बता पाएंगे जब आप उसके इंटरवल को छोटा करते चले जाएंगे। जैसे जैसे इंटरवल छोटा होता चला जाएगा, आप एवरेज रेट निकालते जा रहे हैं, पर वो एवरेज रेट की वैल्यू लगातार बदल रही है, और किस तरफ जा रही है? उस तरफ जा रही है जो कि रेट 1 पॉइंट पर है, या इस पॉइंट पर है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है जो कि रेट। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम इस इंटरवल को डेल्टा टी को छोटा कर दें, कितना छोटा? थोड़ा सा छोटा ना, और छोटा, और छोटा कर दो, चलो और छोटा, और छोटा कर दो। आप अपनी तरफ से कितना छोटा कर सकते हो? तो सर इनफाइनाइटली स्मॉल, ये वो इनफाइनाइटसिमल स्मॉल। तो आप डेल्टा टी को कितना छोटा कर सकते हैं? इनफाइनाइट सिमल स्मॉल, इससे छोटा नहीं। मतलब डेल्टा टी को आप dt कर सकते हैं, dt। इनफाइनाइट सिमल स्मॉल टाइम क्या होता है? dt। इससे छोटा पॉसिबल नहीं है टाइम। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अगर डेल्टा टी को छोटा करते चले जाएं तो एवरेज रेट कन्वर्ट हो जाएगा एक पॉइंट पे जाके। एवरेज रेट यहां से इस इंटरवल में था, इस इंटरवल में, फिर इस इंटरवल में, फिर इस इंटरवल में। जब इंटरवल छोटा होता जा रहा है तो एवरेज रेट बिल्कुल इस पॉइंट पे आके निकल आएगा, और वो एवरेज रेट क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट बच्चों। ठीक है, तो आप इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट कर पाओगे। डेल्टा टी बन जाएगा बहुत छोटा, और सबसे छोटा कौन होता है? dt। तो डेल्टा एक्स भी तो बहुत छोटा हो जाएगा, इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइट सिमल स्मॉल। तो ये भी बन जाएगा dx, और इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला आ जाएगा ये ऊपर गलत लिख दिया, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों dx अपॉन में dt। मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि किसी पॉइंट पर जब हम रेट को कैलकुलेट करते हैं तो वो dx बाई dt के इक्वल होता है, वो उसका डिफरेंशियल होता है। तो मतलब आज तक जहां पर भी आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हुए आए हैं वो सब इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करते हैं आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप करना चाहते हो। ठीक है, अब यहां से इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। ये क्या था? एवरेज रेट। अगर हम इसमें डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दें तो उसको मैथमेटिक्स में कुछ इस तरह से लिखा जाता है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। मतलब डेल्टा टी बिल्कुल जीरो के पास है। टेंडिंग टू जीरो का मतलब है ये एरो लगा हुआ है, टेंडिंग टू जीरो का मतलब है इक्वल नहीं है ये, डेल्टा टी जीरो के बिल्कुल पास है पर डेल्टा टी जीरो के इक्वल नहीं है, तो टेंडिंग टू जीरो है ये। तो डेल्टा टी जीरो के बिल्कुल पास है, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी पहले ये था एवरेज रेट। जब हमने डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दिया, एकदम इनफाइनाइट सिमल स्मॉल कर दिया, तो फिर ये बन चुका है आपका, ये बन गया डेल्टा एक्स की जगह dx और डेल्टा टी की जगह बन गया ये dt। बस ये है हमारा मेन फॉर्मूला डिफरेंशियल का। जो भी हमने डिफरेंशियल के फॉर्मूले बनाए हैं वो इसी का यूज करके बनाए हैं। ये बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंशियल का। साइन का डिफरेंशियल कॉस क्यों होता है ये बताएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t क्यों होता है ये बताएगा। तो ये सब आपको बिल्कुल बढ़िया से बता देगा कि डिफरेंशियल किसका ये हुआ किसका ये हुआ वो कैसे आया। तो ये तो एग्जाम्पल के जरिए मैंने बताने की कोशिश की कि इंस्टेंटेनियस रेट आप कभी एवरेज वाले फॉर्मूले से नहीं निकाल पाते, वहां पे 0.0 आपको परेशान करेगा। आप कहोगे कि 0.0 एवरेज से हम नहीं निकाल पा रहे, ये तो कोई वैल्यू ही नहीं आ पाई, तो तब आपको यूज करना होता है एक पैटर्न, और वो पैटर्न फॉलो करता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल को बनाया ही इस तरीके से गया कि वो इस पैटर्न को फॉलो करके आपको उस इंस्टेंट पे वैल्यू को बता देता है कि इस इंस्टेंट पे वैल्यू ये होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी, जो कि आई तो 0.0 पर होनी ये चाहिए थी, तो वो इस तरह से आपको आंसर दे देता है। तो ये डिफरेंशियल का मेन फॉर्मूला निकल के आया, और ये भी मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि इंस्टेंटेनियस रेट dx अपॉन dt के इक्वल होता है और एवरेज रेट आपका डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है। तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में आपका हर कंफ्यूजन एकदम बढ़िया से कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आप लोगों को मेरी एफर्ट अच्छी लग रही हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं तो पूरी वीडियो में बस एक बार बोलता हूँ, मुझे पढ़ाने में एक बार मैं तल्लीन हुआ, मुझे नहीं पता रहता कि मतलब आपको क्या कहना है। देखो सीधी सी बात है यार, मैं ऐसा चतुर चालाक यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को अपनी बातों में उलझाऊँ, इधर उधर की बात बताऊँ और अपने व्यूज़ बढ़ा लूँ या घंटे। आप लोगों के लिए मैं एकदम सिंपल चीज़ें रखता हूँ। मुझे तो बस आपको सिखाना है, सही चीज़ आपको सिखानी है। ठीक है, तो बस वो तो बोलने का ये है कि बच्चे कहते हैं मेरे कि पापा इसमें जो है वो बोल दिया करो कि लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, तो इस वजह से उनकी बात को फॉलो करता हूँ। बाकी मैं कभी भूल भी जाऊँ तो भी कर दिया करो। तो ठीक है, बाकी कल मिलते हैं और नई उसके साथ जर्नी के साथ। कल ये भी करेंगे हम। अच्छा, कमेंट भी ज़रूर कर दिया करो, कमेंट करने से थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे पता रहता है कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और कल जो हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल में ये पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंशियल ग्राफ के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमारी जो थर्ड वीडियो होगी पार्ट 3 होगा, उसमें हम डिफरेंशियल के बारे में पढ़ेंगे वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए कल मिलते हैं, मेहनत करते रहिए, रिजल्ट ज़रूर आएगा। ओके।